नमस्कार, मैं हूं यशस्वी पाठक और आप मेरे साथ देख रहे हैं एनबी न्यूज़ गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, राजनीति से जुड़े हर चेहरे की बात आज हम आपके साथ रोज़ रोज़ पहुंचा रहे हैं। इसी श्रेणी में अब एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ बात करने को तैयार हो गई है जिनकी पहचान न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि उत्तर प्रदेश के हर कोने में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विनय शंकर तिवारी की। तो आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में क्या है इनका टेक। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज़ में। नमस्कार, धन्यवाद। सर, पहला सवाल डायरेक्ट पूछना चाहती हूँ, मायावती की हाथी से समाजवादी की साइकिल क्यों? देखिए, क्या है कि जब 2017 में चुनाव हुआ था तो मैं अकेला नहीं, 19 लोग बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीत कर गए थे। आज 16 लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दिए हैं और 10 सांसद जीते थे, जिसमें से बहुसंख्यक सांसद भी आज पार्टी को तकनीकी रूप से छोड़ दिए हैं। देखिए, केवल तकनीकी कारणों से ही वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी में पड़े हुए हैं। तो पार्टी के नेतृत्व को इस पे गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। और आज ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी में अक्सर लोगों का, नेताओं का पलायन होता रहा है और उसके कारण वहाँ का नेतृत्व ही है और कोई कारण नहीं है। क्योंकि आप एक व्यक्ति जिम्मेदार ठीक नहीं हो सकता और 17 व्यक्ति या 18 व्यक्ति गलत नहीं हो सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, बसपा में अब व्यक्ति की आज़ादी नहीं है? ये सामान्य रूप से जनचर्चा का विषय है कि वहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं। आप किसी भी बहुजन समाज पार्टी के विधायक से अगर आप तक अगर इंटरव्यू ली हो, बात की हो, कोई उसका कहीं पे संवाद हुआ हो, तो वहाँ पे विधानसभा में भी बोलने की छूट नहीं है। सर, क्योंकि एक स्पेसिफिक जाति आपके बहुत सपोर्ट में आती है। स्पेसिफिक जात मैं कहूँगी इसलिए क्योंकि आप तो यूँ तो बहुत से लोगों में फेमस हैं, लेकिन स्पेसिफिक जाति जो आपके सपोर्ट में आती है, मैं जानना चाहती हूँ इस विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण किस तरफ जा रहा है? देखिए, जिस तरह से 2017 से अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का व्यवहार रहा है ब्राह्मणों से, वो बड़ा निराशाजनक और उपेक्षापूर्ण रवैया रहा है और लगातार उनका उत्पीड़न होता रहा है। घटना के तौर पे गोरखपुर की घटना को लीजिए। जब जापानी इंसेफ्लाइटिस का प्रकोप हुआ था तो यहाँ के प्रिंसिपल थे बीआरडी के राजीव मिश्रा, उनको अनायास ही सस्पेंड कर दिया गया। उनकी पत्नी को और उनको दोनों को सस्पेंड किया गया, दोनों लोगों को जेल में रखा गया। इसी तरह से अभी आपने देखा कि यहाँ पे अंकुर शुक्ला की हत्या कर दी गई, वहाँ पे रायबरेली में 5 ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई। खुशी दुबे को 1 दिन की आई हुई बिटिया थी, उसको जेल में भेज दिया गया और आज तक वो जेल में है। लखनऊ में विवेक तिवारी की हत्या कर दी गई, संत कबीर नगर में कबीर तिवारी की हत्या कर दी गई। तो एक लंबी फहरिस्त है। सीतापुर में 4 ब्राह्मणों की हत्याएं कर दी गई। तो लगातार ब्राह्मणों का उत्पीड़न ये सरकार कर रही है। कोई ऐसा दिन नहीं बीता है जिस दिन इस सरकार ने ब्राह्मणों का उत्पीड़न ना किया हो। तो इसके वजह से आज पूरा ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के साथ लामबंद हो रहा है और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देगा और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। सर, ब्राह्मणों की बात चली रही है तो मैं पूछना चाहती हूँ कि बसपा से क्या लगता है ब्राह्मणों का वोट बैंक अब समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि अब आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं? देखिए, बसपा में जब उनके, हमने कहा जब कोई रह ही नहीं गया है, वो तो केवल नेतृत्व रह गया है। आप देखिए, जैसे हमने कहा 19 लोग जीत के गए, 16 लोग चले गए, तो 3 लोग बचे। तो कहाँ पे उनके पास कोई चीज, जब कोई है ही नहीं है, आज कोई नेतृत्व का चेहरा ही नहीं है, केवल एक केंद्रीय नेतृत्व का चेहरा है, बाकी कोई चेहरा ही नहीं रह गया है, तो वोट बैंक कैसे रह जाएगा और लोग कैसे रह जाएंगे? जहाँ लोगों से संवाद नहीं हो सकता है, कोई वोट या लोकतंत्र संवाद की चीज़ है, वहाँ संवाद ही नहीं है, तो कैसे आप उम्मीद करते हैं हम और आपकी लोग बाग रहेंगे और उनको मत करेंगे? सर, यूपी में लगातार देखा गया है कि एनकाउंटर्स बहुत हो रहे हैं, इसको आप कितना सही मानते हैं? देखिए, इनकाउंटर दुर्घटना होती है, सरकार की पॉलिसी नहीं होती है। इस सरकार ने दुर्भाग्यवश अपनी इनकाउंटर को अपनी पॉलिसी बना दिया है और इसने न्यायालय को, अगर न्यायपालिका को एक तरह से सरकार चैलेंज कर रही है, क्योंकि न्याय व्यवस्था में या किसी भी दंड देने की व्यवस्था में सबसे पहले आवश्यक ये होता है न्यायपालिका के निर्णय के बाद कोई कार्य
हो, लेकिन ये सरकार न्यायपालिका से अपने आप को ऊपर समझ रही है और न्यायपालिका को उसने किनारे कर दिया है और ठोको नीत, बुलडोजर नीत, इस तरह की नीत बना ली है सरकार ने कि भाई हम जैसा चाहेंगे मनमाने ढंग से। तो एक तरह से लोकतंत्र का में सरकार का विश्वास नहीं रह गया, सरकार का विश्वास राजशाही में हो गया। जैसे राजतंत्र में राजा जैसा चाहता है वैसा हो रहा है, तो वर्तमान सरकार राजा की तरह व्यवहार कर रही है, लोकतंत्र की तरह व्यवहार नहीं कर रही है, जो कि बहुत ही घृणित है। सर, एनकाउंटर्स जो हो भी रहे, मैं आपका इंटरव्यू भी देख रही थी, उसमें आपने कई जगह ये कहा कि जाति विशेष के प्रति एनकाउंटर्स हो रहे हैं, ऐसा क्यों लगता है आपको? आप देखिए, अगर एनकाउंटर जैसे विवेक तिवारी की हत्या, अगर जात विशेष की बात है तो विवेक तिवारी की हत्या हुई, जो कानपुर में कांड हुआ उसमें अपराधी कोई अगर होता, अगर जो उसको पुलिस ने सरेंडर कर दिया, उसके बाद उसको इनकाउंटर कर दिया, तो न्यायालय के निर्णय के बाद कुछ होना चाहिए। कोई भी अगर सजा देना है उसके लिए न्यायालय है, कोर्ट है, और उसके ऊपर मैंने हमारे वहाँ त्रिस्तरीय व्यवस्था है। तो इस न्यायालय को मतलब अगर जब न्यायालय कोई निर्णय देता तो उसको फांसी हो जाती, इनकाउंटर हो जाता, जो कुछ होता वो सत्य था। लेकिन आज केवल ब्राह्मणों को सरकार ने टारगेट किया है, कहीं एक जगह नहीं, पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों को कभी मतलब ऐसा स्पेशल टायर है इस सरकार के पास, जब भी कोई ब्राह्मण चेहरा आता तो उसका दुर्घटना हो जाती है और उसको पुलिस मार देती है और फिर कल कह देती है इनकाउंटर हो गया। तो ये तो जांच का विषय है, सरकार को जांच करना चाहिए कि ऐसी कौन सा टायर है कि जो एक ही बार फटता है, रोज क्यों नहीं फटता है, जब कोई ब्राह्मण व्यक्ति ही उससे आता है तभी क्यों फटता है। तो ये इसलिए ये संदेह पैदा करता है, और संदेह नहीं, सभी लोगों का इस विश्वास है कि ये सरकार पूर्ण रूप से ब्राह्मणों का उत्पीड़न करने पर आमादा है। सर, भाजपा पे लगातार आप आरोप लगा रहे हैं, भाजपा लगातार ये कह रही है कि वो विकास के मुद्दे पे इस बार चुनाव लड़ेंगी, उन्होंने बहुत विकास किया है, डबल इंजन की सरकार कहते हैं वो खुद को। आपको क्या लगता है, वो 300 सीटों की दावे भी ठोक रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में, आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ है, और ये जो 300 सीटों की बात चल रही है, ये दावे पे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, विकास नहीं, डबल इंजन नहीं, डबल इंजेक्शन की सरकार है। ये दो तरफ से खून चूसने का काम सरकार कर रही है। अगर आप गोरखपुर को ले लीजिए, ये मुख्यमंत्री जी का जिला है, आप गोरखपुर से दक्षिण चले जाइए, सरकार ने एक ईंट रखी हो और 5 साल वहाँ के लोगों की कितनी दुर्गति हुई है, आप स्वयं जाकर वहाँ देख सकती हैं, बात कर सकती हैं लोगों से। और सरकार ने अगर विकास किया होता तो बरसात के दिनों में जो मुख्यमंत्री जी का ये जिला है, शहर है, उनकी लोकसभा है, यहीं पे मुख्यमंत्री जी रहते हैं, आप सब लोगों ने लिखा कि गोरखपुर आना है तो नाव लेकर आना है। पूरे मैंने 15 से 20 दिन तक गोरखपुर में पानी भरा रहा, लोग वहाँ के बाध्य हुए, खड़े होकर लोग प्रदर्शन किए। तो ये अगर इसको विकास कहते हैं तो विनाश किसको कहते हैं, कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है, लोग दवा के अभाव में मर रहे हैं। कोविड में आपने देखा लाशें, मतलब लोग देख ना पाए, उधर देखने पे मनाही कर दी गई थी राजघाट में कि कोई देखने ना पाए, इस पे लोगों को मनाही कर दी गई थी। तो अगर इसको विकास है तो विनाश किसको कहेंगे? सर, लगातार तीखे वार, एक दूसरे आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है इस चुनाव से पहले, लेकिन उनको कहते हुए सुना गया है भाजपा को कि समाजवादी पार्टी को रेड अलर्ट जारी कर रहे हैं, इस पे विनय शंकर तिवारी की क्या राय है? नहीं, उनको रेड अलर्ट उनकी सत्ता को है, जनता को नहीं है। भाजपा की सत्ता के लिए रेड अलर्ट हो गया है, क्योंकि अब जनता ये मान चुकी है कि आने वाला समय लाल टोपी का है, और लाल टोपी जो है या लाल रंग जो है सत्याग्रह का प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है और शुभ का प्रतीक है, कहीं वो इसका प्रतीक नहीं है। जब सत्याग्रही थे तब वो लाल टोपी लगाते थे, जब भारत की आज़ादी हुई वो लोग लाल टोपी लगाते थे, और लाल टोपी बराबर अच्छे का प्रतीक है, शुभ, सनातन धर्म में शुभ का प्रतीक है। तो इसलिए कभी गलत नहीं हो सकता, केवल उनके जो उनकी सत्ता है उसके लिए रेड अलर्ट है। सर, उत्तर प्रदेश के इस चुनाव से ठीक पहले हमने देखा, क्योंकि मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि अब आप समाजवादी पार्टी में हैं, अभी हमने देखा कितने अखिलेश यादव के कितने करीबी नेताओं के घरों पे छापे पड़े, क्या कहेंगे सर इस पे? ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की बौखलाहट है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ऐसी जो एजेंसियां हैं, जब चुनाव आ जाता है तो उनको सब भ्रष्टाचार दिखाई देने लगता है, और जो भी दल लड़ रहा होता है, अब बंगाल इसका उदाहरण है, बिहार इसका उदाहरण है, कि जो लोग लड़ रहे थे उनके घर सीबीआई के छापे पड़े, उनके घर ईडी के छापे पड़े, और कब किसके घर छापा पड़ जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जनता इसका जवाब दे रही है, जिस तरह से बंगाल में बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया, उसी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए तैयार है। सर, अब आप समाजवादी पार्टी में है तो आपको खौफ नहीं है इस छापों का?
देखिए, जब हम सरकार के खिलाफ हैं, सरकार माने जनता जब हमारे साथ है, तो सरकार से हमें खौफ किस बात का। हमारे साथ जनता है तो जनता का प्यार है। अगर उनके साथ उन्हें जो कुछ करना हो, अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो उसका भी हमें स्वागत करते हैं, क्योंकि जनता के हितों के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत नहीं है, हम जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं जनता के लिए लड़ रहे हैं, और जो कुछ उसके लिए होगा उसको हम उसके लिए हम तैयार हैं। सर, जनता की बात आप कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं चिल्लू पार की। चिल्लू पार में सर कितना विकास हुआ है? हमारी एनबी की टीम कुछ दिनों पहले चिल्लू पार में मौजूद थी। कुछ लोग कुछ वर्ग के लोग नाराज़ भी नज़र आए, कुछ लोग आपको बोले कि नहीं, हम कुछ भी हो जाए हम विनय शंकर तिवारी के साथ खड़े हैं। कैसे देख रहे हैं और कितना विकास हुआ है? देखिए, लोकतंत्र में एक पक्षी कोई चीज़ नहीं होती है, इसीलिए लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, और सब लोग उनके अपने अपने विचार होते हैं। जहाँ तक विकास की बात है, विकास का सरकार का काम होता है विकास कराना। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम अपनी बातों को सदन में रखते हैं। दुर्भाग्य ऐसा रहा कि पहली बार ऐसा ये विधानसभा आई, जो ये 17 से लेकर और 22 तक का समय रहा, कि विधानसभा को चलाए, चाहे कोविड के नाम पे नहीं चला, चाहे उनके और अहंकार के नाते नहीं चला, तो विधानसभा चली ही नहीं। और जहाँ तक बजट था, विधायक निधि हम लोगों की जो मिलती है वो भी ले ली गई, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। और सरकार ने जानबूझकर चिल्लू पार के साथ उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चिल्लू पार को फोकस किया कि वहाँ कोई विकास होने ना पाए। हम लोगों से जितना संभव हुआ उस कार्य को हमने किया, और ढेर सारे कार्य हुए हैं, और विकास चूंकि एक सतत प्रक्रिया है, आगे विकास होता रहेगा। तो विपक्ष की तरफ से क्या क्या मुश्किलें आई? आप कह रहे हैं कि उन्होंने फोकस किया कि आप वहाँ पे काम ना कर पाए। नहीं, देखिए, जैसे हमने कहा ना, विधायक निधि ले ली उन्होंने, फिर जब वहाँ चिल्लू पार की कोई परियोजना उन्होंने स्वीकृत नहीं की, जैसे वहाँ सरिया बैरिया एक बंधा था, उसको नाबार्ड ने स्वीकृत कर दिया था, लेकिन बाद में सरकार ने मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में एक कमेटी बुला के उसको कैंसिल कर दिया, और आरोप ये लगाया कि साहब इसमें पैसा ज़्यादा लग रहा है। जबकि कोई भी जब प्रोजेक्ट बनता है, कोई भी परियोजना बनती है, तो उसका आकलन होता है, एस्टीमेट बनता है। तो वो एस्टीमेट अगर थोड़े दिन पहले अगर सरकार ने बनाया था, हमने विधानसभा में उनसे ये प्रश्न पूछा था कि यदि आपकी सरकार ने इसको बनाया हुआ भी है तो आकलन गलत कैसे हुआ? अगर गलत हुआ तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? तो उस पर सरकार ने मौन धारण कर लिया, कोई उत्तर हमें नहीं दिया गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि चाहे वो धुरिया पार की चीनी मिल हो, चाहे वो बैरिया सरिया बंधा हो, चाहे वहाँ की सड़कें हों, अस्पताल हों, उन्होंने उसको उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाते रहे हैं। चिल्लू पार एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी माना जाता है, इसके बचाव के लिए आपने वहाँ पे क्या क्या किया? हमने कहा पहले ही कहा, बैरिया सरिया बंधा अगर बन जाता तो शायद जो बाढ़ की ये दुर्गति थी ये नहीं होती। चिल्लू पार 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, तो और एक ही तरफ से केवल ऐसा जहाँ नदी नहीं है। तो हम लोगों ने प्रयास किया था बैरिया सरिया बंधे के लिए। तो बैरिया सरिया बंधा अगर बन जाता तो ये जो बाढ़ की विभीषिका है राप्ती नदी की, ये नहीं होती, और जो जगदीशपुर गाँव कटान हो गई वो बच गया होता। हम लोग लगातार 5 साल उस पर प्रश्न उठाते रहे, बात करते रहे, सरकार आश्वासन देती रही, लेकिन सरकार ने केवल उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया, और वहाँ चिल्लू पार के साथ उपेक्षापूर्ण और दुराग्रहपूर्ण रवैया सरकार का पूरे 5 साल रहा। सर, कोरोना काल की बात कर लेते हैं। अब तीसरी लहर भी सर पे है, लेकिन उससे पहले मैं पिछले 2 को जो लहर आई थी कोरोना की, उस पर बात करना चाहती हूँ। बहुत से नेताओं की गैर मौजूदगी इस कोरोना काल में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था। लोग ढूंढ रहे थे नेताओं को, आपको उस बीच लोगों के बीच में देखा गया। क्या मदद की सर, और क्या और अब आने वाले इस तीसरी लहर में हम आपको कैसे देखेंगे? देखिए, किसी महामारी में कैसे देखेंगे इसका कोई प्लान ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान से ये कि महामारी ना आए। लेकिन जहाँ पे जब तक कोरोना रहा, हम कोई एक दिन ऐसा नहीं रहा कि हम क्षेत्र में ना रहे हों, और जो भी हमसे संभव हो सका लोगों को ऑक्सीजन दिलाने का काम, अस्पताल में भर्ती कराने का काम, या दवाइयाँ उपलब्ध कराने का काम, या जो भी उनसे कुछ हो, जैसे तमाम बाहर से लोग आए थे तो उनको भुखमरी की चीज़ थी, तो जो अपने व्यक्तिगत सहयोग से होगा, लोगों के सहयोग से होगा, वो सब काम हम लोगों ने कोरोना में किया, और पूरे कोरोना काल में हम क्षेत्र में भ्रमण करते रहे। सर, क्या लगता है भाजपा कहीं पीछे रह गई इस कोरोना काल में? भाजपा पीछे नहीं रह गई है। भाजपा ने इस कोरोना काल में चद्दर तान के सो गए थे भाजपा के लोग। आपने देखा होगा कि गंगा जी के किनारे किलोमीटरों लाशें गड़ी हुई थी, जिनको दफनाने की मतलब जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, लोग लाशों को छोड़ के भाग जा रहे थे। तो सरकार ने जनता का सहयोग करने के बजाय केवल अपने प्रचार और प्रसार पे ध्यान दिया, और ये सरकार एक तरह से डबल इंजेक्शन और प्रचार की सरकार है।
सर, पिछले दिनों हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये आग्रह किया है कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए ये चुनाव थोड़ा सा और टालने की ज़रूरत है। इस पे मैं जानना चाहती हूँ विनय शंकर तिवारी का क्या टेक होगा? देखिए, चूंकि हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, उसका स्वागत है। और इस पे हम लोगों का क्या मतलब व्यू चुनाव आयोग का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का होना चाहिए कि जनता के हित में जो भी बेहतर हो वो निर्णय लिए जाए। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब इस पे क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से चुनाव को स्थगित करना चाहिए और जब कोरोना लहर बीत जाए या इस तरह की कोई उपाय करने चाहिए कि कोरोना लहर आने ना पाए। ये थे हमारे साथ विनय शंकर तिवारी जी। बात मुद्दा हो चुल्लुबार का या फिर हो जनता की सुविधाओं का या फिर हो कोरोना काल का या फिर हो चुनाव को स्थगित करने का, ऐसे बहुत से मुद्दे ये रख रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं बहुत सारे भाजपा पर। और भी लोगों की बात हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए मेरे यानी एनबी न्यूज़ के साथ।